ये वीडियो आप लोगों का ग्रामीण विकास का पार्ट 3 वीडियो है जो कि मैंने अरिहंत बुक से लिया है। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट बना के डाल रखा है वीडियो। ठीक है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोग नहीं देखे हो उस वीडियो को तो उसको पहले आप लोग देख लो, उसके बाद से इसको देखना। ठीक है, तो इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर को कवर किया है जो कि दोस्तों ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में है। तो इस पर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, उसको आप लोग देख सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं फर्स्ट चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं, तो उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहले मैंने वीडियो डाला है उसमें ये सारे जो टॉपिक आप लोग देख रहे हो ये सारे हमने कवर कर रखा है। ओके, तो दोस्त ये थोड़ा चैप्टर लंबा था इसलिए इसमें 3 पार्ट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, जो कि 1-1 घंटे 45 मिनट 50 मिनट की है। तो ये भी वीडियो जो है इसमें हम लोग कवर करेंगे। 1 मिनट, इसमें जो हम लोग कवर करेंगे वो है पश्चिमीकरण। ठीक है, पश्चिमीकरण क्या होती है इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो पश्चिमीकरण, तो यहाँ पर दोस्त पश्चिमीकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पश्चिमीकरण की अवधारणा जो है वो भारतीय समाज में हुए परिवर्तन को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, भारतीय समाज में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो पश्चिमीकरण है इसको अभिव्यक्त करता है। जो बदलाव पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से विशेषकर इंग्लैंड में हुआ है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर M.N. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण का अर्थ जो है पश्चिमी संस्कृतियों के प्रभाव से होने वाले परिवर्तन है। इसमें भौतिक संस्कृति से संबंधित सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो एक डॉक्टर हैं M.N. श्रीनिवास के अनुसार, ठीक है, उनके अनुसार क्या है पश्चिमीकरण का जो अर्थ है वो पश्चिमी संस्कृतियों के प्रभाव से होने वाले परिवर्तन है। ठीक है, पश्चिमी संस्कृतियों के प्रभाव से होने वाले परिवर्तन, इसमें भौतिक संस्कृति शामिल है। ठीक है, इससे संबंधित सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का ये है कि यह परिवर्तन जो है वो प्रौद्योगिकी, धर्म, परिवार, जाति, राजनीति, प्रथा, मूल्यों, फैशन, खान पान, रहन सहन, कला, शिक्षा, साहित्य आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अतः यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। पश्चिमीकरण का जो प्रभाव होता है ना, ये एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसका प्रभाव जो दोस्तों है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है लिंच के अनुसार पश्चिमीकरण में पश्चिमी पोशाक, खान पान, शिक्षा, विधियाँ, खेल, मूल्यों आदि तत्वों को शामिल किया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है सभी इस प्रकार पश्चिमीकरण भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों में होने वाले परिवर्तनों को व्यक्त करता है। ओके, अब हम लोग जानेंगे पश्चिमीकरण की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है पश्चिमीकरण में भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति से संबंधित पक्षों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पश्चिमीकरण में क्या होता है भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति से संबंधित पक्षों में परिवर्तन होता है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट, यह परिवर्तन जो होता है यह धर्म, परिवार, जाति आदि रूपों में देखा जाता है। ठीक है, 3 रूपों में देखा जाता है, एक तो धर्म, एक तो परिवार और तीसरा जाति। ओके, उसके बाद से पश्चिमीकरण एक वैज्ञानिक अवधारणा भी है। ठीक है, जो पश्चिमीकरण है, जो ये परिवर्तन होता है, यह एक वैज्ञानिक अवधारणा भी है जिसके द्वारा समाज में घटित होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण संभव हो पाता है। ठीक, उसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं। तो पश्चिमीकरण अंग्रेजी, रूसी, अमेरिकी तथा अन्य यूरोपीय प्रारूपों में देखा जाता है जिसके सभी प्रारूपों की कुछ समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है यह बहुस्तरीय प्रक्रिया भी है जिसका प्रभाव सभी स्तरों पर पड़ता है जिससे समाज के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो आप लोगों का ये पश्चिमीकरण है यह एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। ठीक है, यह एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है पश्चिमीकरण जिसका प्रभाव सभी स्तरों पर पड़ता है जिससे समाज के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी प्रभावित होते हैं। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का ये रहा यहाँ दिया, यह चेतन एवं अचेतन की प्रक्रिया को भी अभिव्यक्त करता है जिससे तार्किकता का समावेश होता है और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपों में समाज प्रभावित होता है। ठीक है, तो यह क्या है, यह चेतन एवं अचेतन की प्रक्रिया को भी अभिव्यक्त करता है जिससे तार्किकता का समावेश होता है और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपों में समाज प्रभावित होता है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आप लोगों का पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। तो पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर है आप लोगों का समाज के परंपरावादी स्वरूप के स्थान पर अब आधुनिक भौतिकवादी स्वरूप स्थापित हो गया है। वर्तमान में भौतिक संस्कृति न अभौतिक संस्कृति को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है,
तो समाज में जो है परंपरावादी स्वरूप के स्थान पर अब आधुनिक भौतिकवादी स्वरूप जो है स्थापित हो गया है। वर्तमान में भौतिक संस्कृति क्या है, ने अभौतिक संस्कृति को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है, आज हमें समाज के प्रत्येक क्षेत्र में भौतिकवाद के दर्शन होते हैं जिन्हें निम्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। तो वो निम्न रूप क्या क्या हैं देख लेते हैं। तो वो निम्न रूप हैं आप लोगों के ये रहा आप लोगों का, एक मिनट, तो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है खान पान व रहन सहन में परिवर्तन। खान पान व रहन सहन में परिवर्तन क्या है, तो यहाँ पर आज पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति के कारण खान पान व रहन सहन में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अब भोजन करते समय जूते उतारना आवश्यक नहीं होता है। पहले के लोग क्या थे, जूते उतार के खाना खाते थे, हाथ मुँह धुल के, ठीक है, वो भी बैठ के खाना खाते थे। अब क्या है, जूते पहन के या चप्पल पहन के, जो भी है स्लीपर वगैरह जो भी पहन के, ठीक है, ये सब अब भोजन करते हैं, ठीक है। और वो भी ये भी नहीं करते हैं कि मतलब हाथ धुल धुलने, ठीक है, ऐसे ही बस अब तो खड़े होकर खाना खाते हैं, अब बैठ कर भी नहीं खाना खाते, ठीक है। अब क्या है, होटलों व रेस्तरां में बने भोजन का लोग अधिक सेवन करना पसंद करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अब लोग जो है वो शाकाहार के स्थान पर मांसाहार अधिक पसंद करते हैं। ब्राह्मणों की स्थिति में भी काफ़ी परिवर्तन आया है, ये भी चीज़ है। पहले के लोग ब्राह्मण जो थे वो मीट मांस नहीं खाते थे, लेकिन अब देखोगे तो अधिकांश जो ब्राह्मण है वो भी मीट मांस जो है उसका सेवन करने लगे हैं। उसके बाद से हम देखते हैं यहाँ पर जाति प्रथा में परिवर्तन। जाति प्रथा में परिवर्तन क्या है, तो यहाँ पर दोस्त जो आप लोगों का दिया है, प्राचीन भारत में जाति प्रथा का कठोर रूप से पाया जाता था। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कार्यकलापों का निर्धारण जाति ही करती थी, किंतु आज के भौतिकवादी संस्कृति ने जाति के महत्व को शिथिल किया है, ठीक है। यहाँ पर जाति के महत्व को क्या कर दिया है, शिथिल कर दिया है, मतलब कि उसको नगण्य मात्र कर दिया है। अब उतना जाति वो नहीं मायने रखता है। ओके, उसके बाद से यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्यक्ति का मूल्यांकन आज जाति के आधार पर नहीं वरन गुणों तथा आर्थिक आधार पर होने लगा है। जातीय निषेधों में कमी आई है और ऊंच नीच का संस्करण भी कम देखने को मिलता है। ओके, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर दोस्त नेक्स्ट जो आप लोगों का है, विवाह में परिवर्तन कैसे पश्चिमीकरण में को देखा जा सकता है। यहाँ पर विवाह में परिवर्तन भी हुआ है, ठीक है। पहले क्या था, आज पश्चिमी विचारों और मूल्यों ने विवाह के नियमों में भी परिवर्तन किए हैं, जो कि इसके फलस्वरूप बाल विवाह कम हुए हैं। पहले बाल विवाह होता था, वो अब नहीं देखने को मिलता है। विलंब विवाह होने लगे हैं, मतलब कि पहले बहुत जल्दी विवाह हो जाता था, मतलब कि बच्चा जब 5 साल या कह सकते हो 15 साल 16 साल का होता था तो विवाह हो जाता। लेकिन अब क्या होता है, कई लोग तो 30 32 की उम्र में शादी करते हैं, ठीक है, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो विलंब विवाह होने लगे हैं। विधवाओं को पुनर्विवाह की छूट मिल गई है, ठीक है। पहले विधवा विवाह नहीं कर सकती थी और सती प्रथा जैसे नियम थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अंतर्जातीय विवाह भी हो रहा है, ठीक है। प्रेम विवाह और कोर्ट मैरिज भी होने लगे हैं। ओके, तो विवाह में भी परिवर्तन देखने को मिले हैं। अब क्या है, परिवार में परिवर्तन कैसा है, तो परिवार में परिवर्तन अगर देखें तो यहाँ पर दोस्त पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण परंपरागत संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवर्तन हुआ है। पश्चिमी सभ्यता की भौतिकवादी संस्कृति ने व्यक्ति को भौतिकवादी व व्यक्तिवादी बना दिया है। ओके, उसके बाद से इसके फलस्वरूप परिवार के सदस्यों ने व्यक्तिगत अधिकारों तथा कर्ता के नियंत्रण से स्वतंत्रता की मांग की है। आज त्याग और बलिदान का ही स्थान व्यक्तिगत स्वार्थ ने ले लिया है, जिसने एकाकी परिवार को जन्म दिया है, ठीक है। यहाँ पर अब परिवार में क्या है, परिवार में परिवर्तन ये देखने को मिला है। पहले लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही में रहते थे, लेकिन अब क्या है कि अब लोग अलग रहना पसंद करते हैं, मतलब कि उनको पीढ़ी से मतलब नहीं है, ठीक है। उनकी जो विचारधाराएं हैं वो अलग रह रही हैं, तो वो अलग हो जा रहे हैं। ओके, इस तरीके से हो रहा है। उसके बाद से स्त्रियों की स्थिति में अगर परिवर्तन की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन इस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति के कारण स्त्रियों की परंपरात्मक सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाने लगी है, ठीक है। पहले शिक्षित नहीं थी स्त्रियां, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनको घर के अंदर रखा जाता था। लेकिन अब ऐसा हुआ कि उनको शिक्षा भी दी जा रही है, उनको वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। उसके बाद से अगर बात करें दोस्त, इसके प्रभाव स्वरूप स्त्रियों की स्थिति में भी सुधार आया। स्त्रियों का कार्य क्षेत्र अब केवल घर ही नहीं, उसके अन्यत्र भी पाया जाने लगा है। ओके,
उसके बाद से आप लोगों का है आर्थिक विकास में परिवर्तन। तो आर्थिक विकास में परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पर दोस्त प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी जो कृषि एवं कुटीर व्यवसायों पर आधारित थी, किंतु आज इनका जो है स्थान कारखानों ने ले लिया है, जिनमें उत्पादन जड़ शक्ति द्वारा मशीनों की सहायता से तीव्र गति से होता है। पहले क्या था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी जिसमें लोग ज़्यादा मात्रा में मजदूर लगते थे, लेकिन अब क्या है कि उतनी मजदूर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस सारी जो मजदूरों की जगह ना वो मशीन ले ली है। ठीक है, तो सारे काम जो है वो मशीन करने लगे हैं, तो यही चीज़ है। तो आर्थिक विकास में भी परिवर्तन हुआ है। उसके बाद से अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अब स्थानीय, प्रांतीय व राष्ट्रीय ही नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए भी उत्पादन होने लगा है। पहले था क्या कि अपने भारत में ही सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए भी उत्पादन होने लगे, मतलब बाहर के देश जो हैं उनके लिए भी उत्पादन अपने भारत में होने लगे, अपने देश में। ओके, उसके बाद से विचार एवं मनोवृत्ति में परिवर्तन क्या हुआ है, विचार एवं मनोवृत्ति में परिवर्तन क्या हुआ है उसको देख लेते हैं। तो आज के भौतिकवादी समाज ने लोगों के विचारों में भी परिवर्तन कर दिया है। आज व्यक्ति आधुनिक विचारों को अपनाने लगा है, वह प्राचीन तथ्यों एवं कर्मकांडों को अंधविश्वास समझने लगा है। ठीक है, तो प्राचीन तथ्य एवं कर्मकांड जो है उसको अंधविश्वास लोग समझने लगे हैं, ये चीज़ है। उसके बाद से अगर हम बात करें सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन क्या हुआ है, सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन, तो यहाँ पर ये हुआ है, आज के पाश्चात्य संस्कृति ने सबसे घातक प्रहार हमारी संस्कृति व मूल्यों पर किया है। आज प्राचीन मूल्यों व परंपराओं को मानने वाले व्यक्ति समाज में पिछड़े हुए समझे जाते हैं। ठीक है, तो आज की जो पाश्चात्य संस्कृति है ना, सबसे घातक प्रहार है हमारी संस्कृति व मूल्यों पर, इसने सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाया। आज प्राचीन मूल्यों व परंपरा को मानने वाले जो व्यक्ति हैं वो समाज में पिछड़े हुए समझे जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जैसे जैसे चेंजिंग हो रही है उसी तरीके से अपने को भी चेंज करना चाहिए लाइफ में। ओके, तो यहाँ पर दोस्त नेक्स्ट पॉइंट है, लोग ऐसे व्यक्तियों के से संपर्क नहीं रखना चाहते, उन्हें वह लोग अधिक पसंद आते हैं जो आधुनिक विचारधारा से प्रेरित होते हैं। आधुनिक विचारधारा से प्रेरित होते हैं उनसे जो है लोग संपर्क रखना पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे आधुनिकीकरण। पहले था तो पश्चिमीकरण, मतलब कि पूर्व धारणाएं थी उससे कैसे परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे आधुनिकीकरण में। ठीक है, ये आधुनिकीकरण क्या है, तो फिर यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है ये है आधुनिकीकरण की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रचलन में आई। यह वह समय था जब एशियाई, अफ्रीकी और दक्षिणी अमेरिकी देशों ने औपनिवेशिक दासता से मुक्त होकर विकास के मार्ग पर बढ़ना शुरू किया था। उसके बाद से है 18वीं शताब्दी के मध्य अवधि के बाद औद्योगिक क्रांति और पुनर्जागरण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पश्चिमी देशों के समाज, राजनीतिक तथा अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ। इसे आधुनिक कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी देशों के प्रभाव के फलस्वरूप कम विकसित देशों अर्थात विकासशील देशों की सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिवेश, आर्थिक व्यवस्था आदि में परिवर्तन होने को ही आधुनिकीकरण कहते हैं। मतलब पश्चिमी देश जो थे उनके प्रभाव के फलस्वरूप कम विकसित जो देश थे, विकासशील देश थे, उनमें जो सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक परिवेश, आर्थिक व्यवस्था आदि में परिवर्तन होने को ही क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं। एक प्रक्रिया के एक मिनट, तो यहाँ दिया है क्या, इसमें जो है शैक्षणिक तकनीकी, यहाँ पर आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, जिससे समाज, व्यक्ति अथवा समूह आदि के स्तर पर देखा जा सकता है। इसमें शैक्षणिक तकनीकी आदि का नवीनीकरण रूप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे समाज में बदलाव आता है। ठीक है, आधुनिकीकरण में क्या है, जो इसको आप लोग कह सकते हो एक तरीके से सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये सामाजिक परिवर्तन की एक प्रकार की प्रक्रिया है आधुनिकीकरण, जिसे समाज, व्यक्ति अथवा समूह आदि के स्तर पर देखा जा सकता है। इसमें शैक्षणिक तकनीकी आदि का नवीनीकरण रूप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, उसके बाद से आप लोगों का पॉइंट जो नेक्स्ट है वो है कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी आधुनिकीकरण की परिभाषा निम्न प्रकार है, जैसे कि डेनियल लर्नर ने अपनी पुस्तक द पाजिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में आधुनिकीकरण पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके अनुसार आधुनिकीकरण तार्किक और सकारात्मक अभिप्राय वाला एक वैश्विक प्रक्रिया है। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है आधुनिकीकरण, तार्किक और सकारात्मक अभिप्राय वाली एक वैश्विक प्रक्रिया, ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद से दोस्त नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट, यह प्रक्रिया नगरीकरण और साक्षरता में वृद्धि तथा जनसंचार माध्यमों में संगत विस्तार का परिणाम है। आधुनिकीकरण न केवल संस्थाओं में बल्कि व्यक्तियों में परिवर्तन के माध्यम से घटित होता है। ठीक है, तो ये न केवल संस्थाओं में, ठीक है, ये बल्कि व्यक्तियों के परिवर्तन के माध्यम से भी घटित होता है, ये हमारा आधुनिकीकरण। ओके, उसके बाद से अगर बात करें यहाँ पर डेविड मैकलीलैंड के अनुसार ये आधुनिकीकरण क्या है,
तो यहाँ पर आप लोग पाओगे जो व्यक्ति अपना आधुनिकीकरण करता है उसके अंदर कुछ बेहतरीन करने की उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए। लगभग सभी शुरुआती विद्वान जो स्वयं को आधुनिकीकरण के सिद्धांत से जोड़ते थे इस बात पर सहमत थे कि आधुनिकीकरण एक उद्विकासीय प्रक्रिया है। ओके, आधुनिकीकरण क्या है? एक उद्विकासीय प्रक्रिया है। आप लोग इवोल्यूशन चैप्टर पढ़े होंगे साइंस में, ठीक है, बायो में, खासकर बायो में जो इवोल्यूशन होता है, जैसे डार्विन के अनुसार जो जिराफ थे पहले उनके जो गर्दन थे वो छोटे थे। क्या थे? उनके जो गर्दन थे वो छोटे थे। तो पेड़ जब लंबे लंबे होते थे तो वहाँ पर पत्तियाँ जो थी वो ऊपर पाई जाती, तो ये अपनी जो गर्दन को उचकाते थे, धीरे धीरे उचकाते, ठीक है, इनकी जो गर्दन है वो बड़ी हुई, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी गर्दन जो है बड़ी हुई। अब ये इनकी क्या हो गई? वंशानुगत ये चीज़ हो गया कि मतलब जो भी जिराफ होता है ना उसका देखो गर्दन बड़ी ही होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसी को बोलते हैं उद्विकास, ठीक है। तो यही उद्विकासीय प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आधुनिकीकरण के सिद्धांत से जो व्यक्ति अपने आप को जोड़ते हैं इस बात से सहमत थे कि आधुनिकीकरण एक उद्विकासीय प्रक्रिया है। ओके, अगर हम बात करें अब आधुनिकीकरण की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर दोस्त आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के स्वरूप एवं उसकी प्रकृति की पूर्ण विवेचना हेतु उसकी विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण आवश्यक है जो निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से हैं तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक गत्यात्मकता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सामाजिक गत्यात्मकता को हम एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर सकते हैं जिनसे व्यक्ति अपने पुराने व्यवहारिक तत्वों को त्याग कर, ठीक है, सामाजिकीकरण के अंतर्गत नए व्यापारिक प्रतिमानों को अपनाता है, ठीक है। जो सामाजिक गत्यात्मकता है उसको हम एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर सकते हैं जिनसे व्यक्ति अपने पुराने व्यवहारिक तत्वों को त्याग कर सामाजिकीकरण के अंतर्गत नए व्यवहारिक प्रतिमानों को अपनाता है। अगर हम बात करें संगठन एवं पद में परिवर्तन क्या है, ठीक है, संगठन और पद में परिवर्तन को अगर देखें तो यहाँ पर है आधुनिकीकरण में सामाजिक संगठन के रूपों व पद स्थिति की व्यवस्था में परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। ओके, उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट है आप लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक मिनट, जो नेक्स्ट पॉइंट है ये रहा, यहाँ दिया आधुनिक समाजों में विशिष्ट संगठनों का महत्व बढ़ जाता है एवं पद स्थितियों का निर्धारण कार्यात्मक भूमिकाओं की सत्ता एवं महत्व के आधार पर होने लगता है, ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है सामाजिक विभेदीकरण। सामाजिक विभेदीकरण में क्या है? आधुनिकीकरण के फलस्वरूप सामाजिक जटिलता में वृद्धि होती है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप क्या होती है? सामाजिक जटिलता में वृद्धि होती है, ठीक है। समाज में समूहों, संस्थाओं, समितियों एवं वर्गों का जाल विशद होता है, मतलब इसमें जाल जो होता है ना वो घना होता है। नेक्स्ट है दूसरे शब्दों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में वृद्धि होती है। मतलब कि आधुनिकीकरण में क्या है, इसमें सामाजिक रूप में भी वृद्धि होती है, आर्थिक रूप में भी वृद्धि होती है, सांस्कृतिक रूप में भी वृद्धि होती है और राजनीतिक रूप में भी वृद्धि होती है। उसके बाद से अगर बात करें संरचनात्मक परिवर्तन की तो इसमें है आप लोगों का आधुनिकीकरण की अन्य विशेषताएं नए दलों व समूहों का उदय है। आधुनिकीकरण समाज में विशेषीकरण व श्रम विभाजन के बढ़ते महत्व के साथ साथ सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का है औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण। तो यहाँ पर इस पर बात करें तो यहाँ पर आधुनिकीकरण के विकास व प्रसार में औद्योगिकीकरण व नगरीकरण की भूमिका बहुत महत्व रखती है। औद्योगिक प्रसार व वैज्ञानिक प्रगति से जीवन व विचार दोनों में ही परिवर्तन आता है, ठीक है। औद्योगिक प्रसार व वैज्ञानिक प्रगति से क्या होता है? जीवन व विचार दोनों में ही परिवर्तन आता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्त नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट है फलतः नए दर्शन व जीवन शैली का जन्म होता है। दूसरे शब्दों में आधुनिकीकरण के क्षेत्र में औद्योगिकरण व नगरीकरण की विशेषताएं महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ठीक है। फलतः जो नए दर्शन है व जीवन है शैली का जन्म होता है। दूसरे शब्दों में आधुनिकीकरण क्या है कि क्षेत्र में औद्योगिकीकरण में और नगरीकरण की विशेषताएं महत्वपूर्ण स्थान रखती है इसमें, ठीक है, आधुनिकीकरण में। उसके बाद से अगर बात करें यहाँ पर दोस्त नवीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विचारधाराओं का कैसे उदय होता है आधुनिकीकरण के द्वारा, तो उस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आधुनिकीकरण की एक अन्य विशेषताएं नवीन सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव है, ठीक है। नेक्स्ट है इन आंदोलनों या नवीन विचारधाराओं का उद्देश्य समाज में सुधार या एक नवीन समाज की संरचना करना है, किसका? आधुनिकीकरण का। उसके बाद से अगर बात करें दोस्त शिक्षा का व्यापार कैसा है, इसमें शिक्षा का व्यापार, तो शिक्षा का व्यापार में अगर हम लोग देखेंगे तो आधुनिकीकरण की एक दूसरी विशेषता शिक्षा के प्रसार में तीव्र वृद्धि है। पहले क्या था, शिक्षा की उतनी ज़रूरतें नहीं होती थी, लेकिन शिक्षा उतना मात्रा में था ही नहीं। लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे आधुनिकीकरण ये आप लोगों का
प्रसार होता गया, उस तरीके से शिक्षा का भी महत्व बढ़ता गया और शिक्षा जो है अब देखने को बहुत ज़्यादा में मिलती है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है। आधुनिकीकरण की एक दूसरी विशेषता शिक्षा के प्रसार में तीव्र वृद्धि है। शिक्षा के विस्तार में से सोचने के ढंग में परिवर्तन आया है। ठीक है, नेक्स्ट है श्रम विभाजन व विशेषीकरण में वृद्धि होती है। ये सभी तथ्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की गति को जन्म देते हैं और इनसे तीव्रता उसमें तीव्रता लाते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिकीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। आधुनिकीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव क्या पड़ा है। ठीक है, तो ये पड़ा है आप लोगों का हमारी सामाजिक व्यवस्था तथा हमारी संस्कृति पर आधुनिकीकरण का एक प्रभाव पड़ा है। इसको संक्षेप में निम्न प्रकार देखा जा सकता है। फर्स्ट है बैंक व्यवस्था, लोक प्रशासन, सैन्य संगठन, आधुनिक औषधियाँ, कानूनों आदि जैसी पश्चिमी संस्थाओं का देश में प्रारंभ किया गया। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का पश्चिमी शिक्षा ने उन लोगों के दृष्टिकोण को विस्तृत किया जिन्होंने स्वतंत्रता व अधिकारों की बात शुरू की। नवीन मूल्यों, धर्मनिरपेक्ष व न्याय संगत भावना तथा व्यक्तिवाद, समानता व न्याय के विचारों के समावेश ने बड़े महत्व का स्थान ले लिया है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है वैज्ञानिक नवीनताओं की स्वीकृति ने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की आकांक्षाओं को ऊंचा उठाया और लोगों के लिए भौतिक कल्याण उपलब्ध कराएं। नेक्स्ट है कई सुधार आंदोलन हुए, अनेक परंपरागत विश्वास तथा व्यर्थ की प्रथाएं त्याग दी गई तथा अनेक नए व्यवहार स्वरूप अपनाए गए। ओके, ये चीज़ है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर को टोटल 3 पार्ट में कवर किया। अब जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो अगले पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर से। ठीक है, अध्याय 2 ग्राम विकास प्रबंधन। ठीक है, ये ग्राम विकास प्रबंधन हम लोग अगले वीडियो में वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमने टोटल 3 पार्ट में इस फर्स्ट चैप्टर को कवर किया। तो इस पर मैं कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिसको मैं अगले वीडियो में जो है इस पर सॉल्व करवा दूंगा, जिससे आप लोगों का जो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं इस चैप्टर से वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, जिससे आप लोग एक श्योरिटी के साथ आप लोग ये कह सकते हो कि जो है अगर इससे कोई भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्ज़ाम में तो उसको आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के बगल में जो बेल वाली आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि समय समय पर जो भी मैं वीडियो बनाऊं अगला, ठीक है, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, आप लोग सबसे पहले मेरे हर एक वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।